हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो अपने पास ये फाउंडेशन सीरीज में अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स किए हैं लॉजिकल रीजनिंग से। हमने अपने पास डायरेक्शंस कर लिया, ब्लड रिलेशनशिप्स कर लिया और हमने अपने पास सीटिंग अरेंजमेंट भी कर लिया। अब इसमें 2 टॉपिक्स हमारे पास बचे हैं जिसमें से एक हम आज कवर करेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में एक और कवर करूं, या अगर मैथमेटिक्स से कुछ पढ़ा है तो वो देख लेंगे। अभी हम एलआर में से हमारा अपना 4th टॉपिक, जो कि बहुत ही इजी पार्ट है, सीरीज एंड कोडिंग वाला, उसको आज कवर करेंगे। इसमें 60 क्वेश्चंस है, 10-20 आपके साथ करूंगा और ये काफी इजी पार्ट है। इसमें आपने बस एक बार समझना है कि क्वेश्चंस किस किस टाइप से हमारे पास आ सकते हैं और इसका रैशनल क्या रहता है वो समझेंगे अपने पास। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ करूंगा और बाकी क्वेश्चंस आप अपने पास खुद करेंगे जो आपके होमवर्क में जाएंगे। ठीक है, काफी इजी पार्ट है, ये कोई डिफिकल्ट पार्ट है नहीं। और जो इसमें लेवल भी है आपकी बुक में जो दिया गया है, आपके सिलेबस में जो है, वो भी कोई एडवांस्ड लेवल नहीं है। ऑल दो जो है नंबर्स पे या सीक्वेंसिंग सीरीज पे, कोडिंग पे काफी एडवांस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं मैथ लेवल पे, या अगर हम आगे देखें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे। लेकिन आपके लेवल पे बहुत बेसिक सा है, बिकॉज मोस्टली 10+2 स्टूडेंट्स को देना है, तो बहुत ही बेसिक सा लेवल उन्होंने रखा हुआ है आपका कोडिंग एंड नंबर सीरीज में। ठीक है, अपने साथ क्वेश्चंस करेंगे और पहले समझेंगे कि क्या-क्या टाइप के क्वेश्चंस है हमारे सिलेबस में, उसको एक बार समझेंगे और उसके साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एक बार आइए इस चैप्टर को करते हैं, काफी इजी पार्ट है और ये काफी इजीली आप इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। ठीक है, तो आइए एक बार शुरू करते हैं ये चैप्टर। इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, बस लॉजिकल ही है सारा, तो आपने इसको बस एक बार समझना पड़ेगा। हमारे पास जो जो पार्ट्स है इस चैप्टर में वो देखिए। हमारे पास एक तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है सीरीज। सीरीज सीरीज में हमारे पास 3 टाइप की सीरीज है जो हमें डिस्कस करनी है। एक नंबर सीरीज, एक अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, ये दो सीरीज अपने पास हम देखेंगे और इसको हम कंप्लीट करके चलेंगे, इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। एक लेटर सीरीज भी दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन इस पे एक ही क्वेश्चन है पूरी बुक में। जो मैंने एनालाइज किया है, पूरी बुक में एक ही एग्जाम्पल है और क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है, एग्जाम्पल एक है इस बुक में। तो इस हिसाब से ये हम पता लगा सकते हैं, और मैंने एमसीक्यूज भी चेक किए कि आपकी जो लेटर सीरीज है उसमें बस आपके सिलेबस में वो नहीं है। बस उन्होंने यहाँ पे जस्ट टच किया है थोड़ा सा, तो एक पार्ट उसमें है वो हम करेंगे वो एग्जाम्पल। अदरवाइज आगे कोई भी क्वेश्चन लेटर सीरीज पे नहीं है। तो जो एक एग्जाम्पल है वो हम करेंगे, वो शायद आ सकती है एग्जाम में। उसके अलावा मुझे नहीं लगा कि लेटर सीरीज में कुछ पूछेंगे, अगर पूछेंगे भी तो कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, वो भी आप कर पाओगे। तो पहले आप समझिए कि ये होता क्या है, जो एक चैप्टर है इसमें क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। आप मेरे साथ रिकॉल करेंगे कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा हुआ है अपने पास। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स ऑर्डर ए बी सी डी ई, कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास आए नंबर्स के केस में, और उन नंबर्स में हम कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाए, यानी हम ये कह पाए कि प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म जो है उसमें कोई रिलेशनशिप आपस में है। अगर हम ये चीज आपके पास बोल पाए, ठीक है, कि इसमें और इसमें कोई रिलेशनशिप आपस में है, इसमें और इसमें कोई रिलेशनशिप आपस में है, और इसमें कोई रिलेशनशिप आपस में है, और वो रिलेशनशिप ऐसा हो कि हम इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म जो है, हम इस ऑर्डर या अरेंजमेंट का नेक्स्ट टर्म निकाल पाए, तो ऐसी कोई भी कॉम्बिनेशन को हम सीरीज बोलते हैं। तो सेम लॉजिक है, वही लॉजिक है। नंबर सीरीज क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी ऑर्डर्ड एलिमेंट्स है, और इनके पास आपस में कोई ऐसी रिलेशनशिप है, कोई भी ऐसा रिश्ता है जिससे मैं ये निकाल पाऊं कि मेरी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, मेरी नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो ऐसे किसी भी ऑर्डर्ड एलिमेंट्स को, ऐसे ऐसे किसी भी ऑर्डर्ड नंबर्स को हम सीरीज बोलते हैं। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अब क्वेश्चन आपसे क्या मांगेगा, क्वेश्चन आपसे ये मांग रहा है कि आप उस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करो। पार्ट ए, पार्ट ए आप उस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करो और पार्ट बी आप वो नेक्स्ट टर्म निकालो। तो क्वेश्चन की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी ऐसे इस चैप्टर में, या ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी
एक्सपेक्टेशन नंबर 1 आपसे होगी कि आप वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाओ, ठीक है? आप वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करवाओ, तो पहला पार्ट यही है कि आपने वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है और वो आइडेंटिफाई करना है कि जो भी ऑर्डर्ड नंबर्स है, इनमें क्या रिलेशनशिप है, यानी कैसे मैं नेक्स्ट नंबर अराइव कर पा रहा हूँ। तो जब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई तो उसकी यूजेज से मैं नेक्स्ट नंबर निकाल सकता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट नंबर मैं उसकी यूजेज से निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो इतना आपका काम है, इसमें और कोई लॉजिक्स नहीं है। आपने नंबर्स को आइडेंटिफाई करके जो उसकी जो ऑर्डर्स है, जो सीक्वेंसिंग है, उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी है, ठीक है? और ऐसे ही हमारे पास ये तो नंबर सीरीज हो गया। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट अल्फाबेट सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज भी सेम चीज है। अल्फाबेट सीरीज में भी सेम है कि आपके पास कोई अल्फाबेट्स दिए होंगे, कोई स्ट्रिंग दिया होगा से एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी है, तो इनके बीच में आपने कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है। सीरीज का मतलब ही सेम है कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप होगा और उसको आइडेंटिफाई करके आपको नेक्स्ट जो है उसमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसको आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन ऐसे ही इसमें बनेंगे और यही क्वेश्चन की आपसे एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? अब आप ये देखिए कि जो मोस्टली जो है नंबर सीरीज ही आपके सिलेबस में है। अल्फाबेट सीरीज पे कोई खास क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आ सकता है। मोस्टली आपके पास क्या है इस चैप्टर में, वो है नंबर सीरीज ही। अब नंबर सीरीज में आप एक चीज देख लीजिए, नंबर सीरीज को कैसे हम सॉल्व करते हैं। नंबर सीरीज में मोस्टली आपके पास या तो एडिशन रूल लगेगा। एडिशन को मैं बोलता हूँ इंक्लूड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन का मतलब सब्ट्रैक्शन भी होता है, बिकॉज अगर उसी चीज को माइनस कर ले सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सपोज सपोज एक सीक्वेंस है 2 6, यहाँ पे मैं 4 ऐड कर रहा हूँ, जैसे हमने एपी के केस में पढ़ा था। अब मैं 4 ना ऐड करके सपोज 6 ऐड कर लूं, ठीक है? तो ये हो गए 12 और यहाँ पे मैं ऐड कर लूं सपोज 8, ये हो गए 20। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी इस सीक्वेंस की, ठीक है? तो अब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश यहाँ पे हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है कि जहाँ पे मैं 4 ऐड कर रहा हूँ T1 को, फिर 6 ऐड कर रहा हूँ, फिर 8 ऐड कर रहा हूँ। डेफिनेटली मुझे नेक्स्ट टर्म अराइव करने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा, तो मेरी नेक्स्ट टर्म होगी 30। तो ऐसे करके इसको बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, जहाँ पे हम इसको ऐसे अराइव करते हैं। सिमिलरली ये सीक्वेंस मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकती है या डिवीजन, स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है? तो इसमें मैं आपको लिस्ट नहीं कर सकता, मैं एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे सकता कि क्या क्या हो सकता है। जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट और नेक्स्ट टर्म के बीच में क्या क्या है। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक आपको बेस्ट काम आएगी। आप स्टार्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन से करिए, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी देख लीजिए, उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर रूट देख लीजिए। अगर ये सबसे नहीं हुआ तो कोई और तरीके हो सकते हैं कि प्रीवियस दो टर्म्स का सम हो सकता है, ठीक है? +1 -1 हो सकता है। जैसे भी हो, आप जो भी आपके पास सीक्वेंस आए, जो भी है, आप उसके नीचे रूल एस्टेब्लिश कीजिए, उसके नीचे रूल लिख लीजिए कि नेक्स्ट टर्म तक हम कैसे पहुंच पा रहे हैं। चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे एडिशन, जो भी रूल आपको लग रहा है कि उसके जरिए हम इस तक पहुंच पा रहे हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक क्लैरिटी होगी कि मैं क्या किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको सीक्वेंस देख के उसका रूल एस्टेब्लिश करना है, तब आप नेक्स्ट टर्म तक जा सकते हैं, ठीक है? अल्फाबेट सीरीज भी सेम है। अल्फाबेट सीरीज में भी सेम लॉजिक्स है, कोई एडिशनल लॉजिक्स नहीं है उसमें। और नंबर सीरीज में भी अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज में सेम लॉजिक्स यूज करेंगे। और लेटर सीरीज पे भी एक क्वेश्चन है, वो भी आपके साथ इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है? हम पहले देखते हैं कि इस पे छोटी जो जो एग्जांपल्स बुक में है पहले वो करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे। इस पर्टिकुलर पार्ट पे जो एग्जांपल्स है वो करेंगे एक बार, ठीक है? फिर जब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो वहां पे डिटेल हम इसको करेंगे। इधर से करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले एग्जांपल में से एक नंबर सीरीज दी है 2 7 16 डैश 46। ये कैसे हम इसको रूल एस्टेब्लिश करते हैं। पहली एग्जांपल है 2 7 16, काफी इजी पार्ट है। थोड़ा सा आप माइंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड करेंगे तो कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। ये एक सीरीज दी है, ठीक है? ये इसने एक सीरीज दिया हमारे पास। अब इस सीरीज में आपने क्या करना, आपने मिसिंग टर्म निकालनी है। तो मैंने सब पहले पहले ही कहा आपको कि स्टार्टअप एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल से करिए। अगर वो नहीं लग रहा है तो नेक्स्ट रूल की तरफ देख लीजिए। तो अगर मैं इसमें एडिशन एस्टेब्लिश करना चाहूं, मैं नीचे देखूं तो मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना है,
+5, यानी मैं +5 करके 7 तक पहुंच रहा हूँ। नेक्स्ट देखूं तो कितना है मेरे पास, अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ +9, यहाँ मुझे नहीं पता। यहाँ अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना है मेरे पास, 21 प्लस करके पहुंच रहा हूँ। और यहाँ मैं करना चाहूँ तो मेरे पास कितना है, मेरे पास कितना है 25। तो ये मेरे पास है जो रूल आ रहा है कि मैं +5 +9 +21 +5 करके पहुंच रहा हूँ। तो अब अगर मैं देखूं मेरे पास +5 है, नेक्स्ट मेरे पास +9 है, तो नेक्स्ट टर्म मेरे पास +5 नहीं है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो कितना मैं पहुंच रहा हूँ, उसको +4 करके पहुंच रहा हूँ, यहाँ भी +4 करके पहुंच रहा हूँ। यानी मेरा पहला जो था +5 है और हर नेक्स्ट पे मुझे 4-4 ऐड करने हैं। तो अगर मैं ये लॉजिक यूज करूं तो यहाँ पे जो टर्म होगी, यहाँ पे वो +13 पे होगी, ठीक है। जब +13 पे होगी और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो +17 पे होगी। वो इसलिए बिकॉज़ इनका भी +4 और इसका भी +4। तो अगर मैं टर्म निकालूँ तो 16 और 13 हो गए मेरे पास 29, और अगर 29 को फिर 17 जोड़ेंगे तो 46 आ गया। तो मेरा पूरा जो रूल है वो ओके हो गया। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे इस चीज़ को करते हैं। हम कैसे इस चीज़ को करते हैं। तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल से हमेशा स्टार्ट कर लीजिए, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ हो जाएँगे। उसके बाद आपके पास कुछ मल्टीप्लिकेशन के भी है, स्क्वायरिंग के भी है, वो आप आगे क्वेश्चंस में देखेंगे किस-किस टाइप के आते हैं। लेकिन अब थंब रूल क्या बन गया हमें ऐसे क्वेश्चंस में, कि पहले आप उस सीक्वेंस को नोट डाउन करो, आप उसके बाद कोई ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो जो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म्स को आप के साथ आपस में मैच हो रहा है। उसके लिए आप ऐसे जो मैंने दिखा है ऐसे कर सकते हैं, एडिशन से स्टार्ट कर लीजिए। और अगर कोई रूल आपको उसमें दिख रहा है, कोई भी आपको उसमें रिलेशनशिप दिख रहा है तो उसके हिसाब से उसको फॉलो कर लीजिए। इसमें कोई मैं आपको कोई रीजनिंग या कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बता पाऊँगा कि आप उसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। ये आपने सीरीज़ को देख के ही करना पड़ेगा, सीरीज़ को एनालाइज़ करके ही करना पड़ेगा। इसमें कोई भी ऐसा थंब रूल या कोई भी ऐसा फॉर्मूला बना-बनाया नहीं कर पाएँगे, ये आपने ऐसे ही करना है, इसमें और कोई तरीका नहीं है। लेकिन क्वेश्चन्स की लेवल ईज़ी है, तो आप ईज़िली थोड़ा-सा माइंड यूज़ करके इसको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे, ठीक है? एग्जाम्पल 2 आप देख लीजिए कि हमें रॉन्ग टर्म निकालनी है। ये रॉन्ग टर्म वाला क्या होता है? जब भी कोई सीरीज़ हमारे पास हो, कोई सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास सीरीज़ में हो। सीरीज़ का मतलब ये होता है कि हमारे पास जैसे ऊपर ये सारे हमारे पास सीरीज़ में हैं। तो अगर मेरे पास सेट ऑफ नंबर सीरीज़ में है, यानी किसी सीक्वेंस में है, यानी किसी रूल से वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और उसमें कोई ऐसा एक है जो उस रूल से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम रॉन्ग टर्म या ऑड वन आउट बोलते हैं, ठीक है? सपोज़ मैं ऐसे एक ऑर्डर नंबर लिखता हूँ 2, 4, 8, 10, 16 उसके बाद लिखता हूँ 19। तो अगर मैं उसको बोलूँ आपको ऑड वन आउट आप सर्च करो, तो ऑड वन आउट का मतलब क्या है? कि ये सारे इवन है और ये मेरे पास ऑड है, ठीक है? तो इस केस में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे पास ऑड वन आउट है, ठीक है? उल्टा भी कर सकते हैं, मैं 3, 7, 5, 11 और फिर 10 लिखूँ। इसमें 10 मेरे पास ऑड वन आउट हो जाएगा बिकॉज़ ये इवन नंबर है, ठीक है? या सपोज़ मैं ऐसे लिखूँ 1, 2, 3, 5, 7, ठीक है? 1, 2, 3, 5 और फिर मैंने सिर्फ लिख दिया 9। इसमें ऑड वन आउट बोलिए। इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9 जो है वो प्राइम नंबर्स है। लेकिन 9 जो है वो प्राइम नहीं है, वो नॉन प्राइम है, तो मैं 9 को ऑड वन आउट कर सकता हूँ। तो ऑड वन आउट का मतलब क्या है कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरी जो सीक्वेंस है उसमें कौन-सा ऐसा नंबर है जो वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। जो रूल एस्टेब्लिश्ड है उसको फॉलो नहीं कर रहा, जो रूल हमने निकाला हुआ है, ठीक है? तो अब वापस आके देखते हैं अपने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया था ऊपर। ये देखिए, क्वेश्चन मेरे पास ये था, एग्जांपल मेरे पास ये थी रादर, ये हमने कर लिया था पहला पार्ट। हाँ, हमारे पास ये था फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन सीरीज। मेरे पास ये सीरीज दी गई है, उसमें जो रॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई करनी है। मैंने क्या कहा था कि एडिशन रूल देख लेते हैं सबसे पहले। आप यहाँ पे एडिशन रूल देखें तो एडिशन रूल आपका काम नहीं करेगा बिकॉज़ ये डिफरेंस 20 है
ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंस कुछ और है, 35 36 है ये डिफरेंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें हमारा कोई एडिशन रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप इसमें करना चाहें फर्दर कुछ एडिशन कर लीजिए सबको, प्लस क्या निकल रहा है अपने पास, जो भी निकल रहा है उसके बाद उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश की तो मेरे पास कोई रिलेशनशिप नहीं निकलेगा। तो एडिशन रूल काम नहीं किया यहाँ पे। मैंने आपको बोला है कि पहले आप एडिशन रूल हमेशा देखेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एडिशन रूल से हो जाएंगे या आपके डिवीजन रूल से हो जाएंगे। यहाँ पे डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन रूल भी नहीं काम करेगा, बिकॉज 29 को मैं 9 से एस्टेब्लिश नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। ठीक है, 9 3 27 प्लस 2 ऐसे भी नहीं कर सकता। तो जब मेरे पास एडिशन डिवीजन रूल एग्जॉस्ट होते हैं तो मैं नेक्स्ट रूल क्या देखता हूँ, स्क्वायरिंग क्यूबिंग स्क्वायर रूट वाला। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं मेरे पास 9 जो है 9 29 65 126 क्या कोई रिलेशनशिप आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं देख सकता था कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये देख सकता था, लेकिन मेरे पास फिर 65 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मैं स्क्वायरिंग वाला पार्ट छोड़ देता हूँ, एडिशन डिवीजन स्क्वायर। और अब मैं आता हूँ क्यूब्स पे। अगर मैं 9 को देखूं तो मेरे पास 2 क्यूब 8 के बराबर है, प्लस 1 9 हो गया। 29 को देखूं तो मेरे पास कोई रिलेशनशिप नहीं है, मेरे पास ऑल दो 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, बट ये प्लस 2 आ गया इसका। ठीक है, अगर मैं 64 को देखूं तो 4 क्यूब मेरा 64 होता है, प्लस 1। 126 को देखूं 5 क्यूब मेरा होता है 125, तो 5 क्यूब प्लस 1। 6 क्यूब मेरा 217 होता है, तो 6 क्यूब प्लस 1। और 7 क्यूब मेरा 343 होता है, तो 343 प्लस 1। तो अब अगर मैं गौर से देखूं मेरे पास एक ही टर्म यहाँ पे है जो रॉन्ग है और वन आउट है, वो मेरे पास 29 है। इसकी जगह एक्चुअल क्या होना चाहिए था, 28 होना चाहिए था, तब मेरी ये सीरीज बन जाती, बिकॉज 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस 1 28। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये आपने ऐसे करना है। मैंने क्या कहा आपसे, पहले एडिशन कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन रूल कर लीजिए, उसके बाद जो है आप क्यूब, उसके बाद स्क्वायर और क्यूब पे देख लीजिए, और मोस्टली आपका एडिशन डिवीजन में मामला हो जाएगा। उसके बाद फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ सीरीज, इसमें मिसिंग टर्म देखनी है 1 9 25 49, तो ये तो ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एडिशन रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर आप देखेंगे गौर से एडिशन रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रहा, तो हम स्क्वायर्स पे आते हैं। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो 1 1 स्क्वायर ही होता है, 3 2 स्क्वायर हो गया, 5 25 5 स्क्वायर हो गया, 49 7 स्क्वायर हो गया, जो मेरे पास 91 है 9 स्क्वायर हो गया, 11 स्क्वायर हो गया। तो नेक्स्ट मेरे पास सिंपली क्या होगी, 13 स्क्वायर। ठीक है, 13 स्क्वायर 169 मेरे पास हो गया, और ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अभी तक आपने समझ लिया हो कि कैसे इसमें क्वेश्चंस आएंगे। मुझे इसमें कोई थंब रूल याद नहीं कर सकता, मुझे सीरीज आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट क्वेश्चन तक आना है, मैं कोई भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकता कोई भी रूल। ठीक है, चलिए, नंबर सीरीज पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, 30 से प्लस क्वेश्चंस है आपकी बुक में, तो उसमें से कुछ पार्ट करेंगे तब ज्यादा क्लैरिटी होगी। अभी फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ के अल्फाबेट सीरीज की तरफ आते हैं, इसके बाद हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग है लास्ट पार्ट। ठीक है, कहीं भी आपको कोई रूल इसमें याद नहीं करना, आपने इसको लॉजिकली समझना। अल्फाबेट सीरीज क्या होती है, ये भी आपके पास कोई ज्यादा इसके क्वेश्चन नहीं है, कोडिंग के क्वेश्चन है। अल्फाबेट सीरीज जैसे नंबर की सीरीज बनाई, ऐसे अल्फाबेट की सीरीज भी बना सकते हैं। सपोज अब अल्फाबेट्स में आप देख लीजिए अल्फाबेट सीरीज क्या होती है। ये इसने दिया हुआ है पूरा, ठीक है, हमारे पास ये ए से लेकर जेड तक दिया हुआ है, और ये इसने इसकी नंबरिंग दी हुई है। ये नंबरिंग आपके दो काम आएगी, तो कोडिंग के टाइम काम आएगी, और एक अभी भी आपको एक काम आएगी ऑर्डरिंग के टाइम पे, जब हम सीक्वेंस अल्फाबेट सीक्वेंस पढ़ेंगे। क्या होता है इसमें, ये जो कोडिंग के टाइम तो बताएंगे किसकी किसके कोड्स होते हैं। कोडिंग में आपको ये बताते हैं कि हम हर नंबर को, हर अल्फाबेट को रादर किसी नंबर से कोड कर सकते हैं, और यूजुअली क्या करते हैं कि जिस अपने पास जो अल्फाबेट सीरीज है उसमें जिस सीक्वेंस पे वो हो, वो सीक्वेंस का कोड करते हैं। सपोज ए हमारा फर्स्ट अल्फाबेट है तो उसका कोड 1 होगा, Z26 है उसका कोड 26 होगा, एंड सो ऑन। यूजुअली हम ऐसे कोडिंग करते हैं, और मैक्स 90% क्वेश्चंस में ऐसे ही कोडिंग है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में आपको किसी और तरीके से भी कोडिंग बताई गई हो सकती है, वो अपने क्वेश्चन से वहां पे निकालनी है। ठीक है, एक और चीज है जो उसने दिया हुआ, ये ऑर्डर इसलिए दिया हुआ है कि जब मैं अल्फाबेट सीरीज करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास
मेरे पास ऐसे आप देख लीजिए, सपोज ये क्वेश्चन ही आप देख लीजिए, इससे आपको बेटर क्लैरिटी होगी कि ये बोल रहा है कि मेरे पास जो टर्म है वो है बी के एस डी जे टी एफ आई यू और एच एच वी भी बोल रहा है आप नेक्स्ट टर्म इसमें से निकालो। तो ये टेबल जो इसने दिया हुआ ये इसलिए है ताकि आप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट समझ पाओ कि अगर पहला मेरे पास बी के और एस है, ठीक है, बी के और एस है, तो नेक्स्ट इसने क्या लिखा है, डी जे टी। एक एस्टेब्लिश करने की आप एक रूल या एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए। बी से लेकर डी तक मैं कैसे पहुंचा हूं, यहाँ पे देख लीजिए मैंने दो ऐड किए हैं, बी सी और डी। ओके, के से लेकर जे तक मैं कैसे पहुंचा हूं, मैंने एक कम किया है, ठीक है। एस से लेकर टी तक मैं कैसे पहुंचा हूं, मैंने एक जोड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा जो रूल बन रहा है, मैं -2 -1 +1, यानी पहले में मैंने दो प्लस किए, फिर दूसरे में एक कम किया, तीसरे में एक जोड़ा है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि यही है। क्या मैं इसको आगे करके देखूं, अगर मैं आगे इसको देखूं तो अगर मेरा ये रूल मेंटेन हुआ एंड तक, तो इसके बेसिस पे मैं अपना नेक्स्ट डिजिट निकाल सकता हूँ। अब आप डी जे टी देखिए, डी मेरे पास यहाँ से मैंने दो फिर से जोड़ लिए, जे आई एक कम कर लिया, ठीक है, और टी और यू एक ऐड कर लिया। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा रूल ओके हुआ। इसके बाद एफ के देखूं तो हाँ, एफ और एच तक पहुंचने के लिए +2 कर लिया, आई से लेकर एच तक -1 कर लिया, और फिर यू से लेकर वी तक +1 कर लिया। तो अब अगर मैं गौर से देखूं तो मेरा रूल क्या बना, इसलिए हमने ये मैट्रिक्स दिया हुआ है +1 -2 करने के लिए, आपका ऑर्डर कौन सा है अल्फाबेट्स में। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो रूल बन गया क्वेश्चन के लिए वो +2 -1 +1। तो अब ये टर्म क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या है, एच एच वी के बाद। तो एच का अगर मैं +2 देखूं तो जे बन रहा है, एच का -1 देखूं तो जी बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं v का +1 देखूं तो मेरे पास w बन रहा है। तो जे जी डब्ल्यू मेरा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फाबेट सीरीज से भी कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट ये है कि आ सकता है। तो आपने जो रूल पढ़ा है आपको वो यूज करके एस्टेब्लिश करना है कि नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, ठीक है। हाँ, अब ये एक तरीका कि मेरे पास a है और ये बोलेगा कि a-1, रूल -1 है तो आप उसको पीछे ले जाएंगे, a-1 इज इक्वल टू z। वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं मेरा रूल ऐसे बन गया, कहीं मेरा रूल हमने जो चेक किया तो कहीं मेरा रूल ऐसे बन गया कि आपके पास सपोज आ गया रूल +1 -2 -3, ऐसे रूल ही बन सकते हैं। और आपको टर्म दी गई होगी ए बी सी, तो कैसे करेंगे, a-1 z के बराबर होता है, b-2 भी z के बराबर होता है, ठीक है, बिकॉज b के पीछे चलेंगे तो कुछ नहीं है, a और उसके पीछे z है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको उस टाइम पे करेंगे, वहां पे अपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लेटर सीरीज में भी आप देख लीजिए, लेटर सीरीज में भी एक ही क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। लेटर सीरीज का मतलब होता है, ठीक है, ओके, लेटर सीरीज का मतलब होता है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक आपको सपोज बी डी ई एफ जी एच आई जे के सपोज, तो आपको लेटर्स कंटिन्यूअस मोड में दिए गए होंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस मोड का मतलब क्या होता है कि सपोज मैं लूं ए बी ए बी ए बी ए बी, तो इसका मतलब ये लेटर्स है कंटिन्यूअस मोड में। मैं आपको ऐसे दूं ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस मोड में भी लेटर्स कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई आपके पास हुआ तो तब आप करोगे यूज लेटर सीरीज, ठीक है। लेटर सीरीज में क्या है कि जो आपके जो अल्फाबेट्स है कंटिन्यूअस मोड में दिए गए हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज में एक लेटर सीरीज में एक फर्क समझने की कोशिश कीजिए। अल्फाबेट सीरीज में हमने बताया कि आपको कोई सीक्वेंस दी गई होगी, सपोज ए बी सी डी ई एफ, सपोज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, पर अकॉर्डिंगली उसको करेंगे। लेकिन लेटर सीरीज के केस में आपको एक कंटिन्यूअस सीरीज दी गई होगी और आपने जो है ब्लैंक्स आइडेंटिफाई करके देखना है कि मेरे पास वो सीरीज किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में होनी
चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आने के चांसेस भी है, और एक ही क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ सीरीज पे। पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है, आगे कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ना कोई एमसीक्यूज में है। मैंने एमसीक्यूज देख लिए थे सारे जो आपकी बुक में, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार मेरे साथ देख लीजिए। क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे एक लेटर, यहाँ पे एक लेटर इंसर्ट करना है। ठीक है, मैंने कहा कंटिन्यूअस सीरीज है, तो क्वेश्चन क्या है, ए बी, फिर यहाँ पे एक इंसर्ट करना है, फिर है ए, फिर है बी बी ए, और फिर एक इंसर्ट करना है। 3 आपने इंसर्ट करने हैं। ठीक है, अब आप गौर से देखिए कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं कोई रूल या ऑर्डर एस्टेब्लिश करना चाहूँ, अगर मैं कोई रूल या ऑर्डर एस्टेब्लिश करना चाहूँ, तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो भी सीक्वेंसेस आ रही है, इसमें बस ए और बी है। ये कोई और पे मेरे पास सीक्वेंस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? सपोज मैं यहाँ पे सी या डी या कुछ भी आगे डालना चाहूँ, तो आप देख लीजिए कोई भी इसमें सीक्वेंसिंग नहीं बन रही है। क्योंकि आगे जो मेरा पैटर्न है, यहाँ पे ए बी है, फिर ए है, फिर बी है, तो जो भी पैटर्न है मेरा, वो ए और बी का ही पैटर्न है, मुझे क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है। अगर एक क्वेश्चन ने आगे बढ़ाना होता, बी सी तक पहुंचाना होता, डी तक पहुंचाना होता, तो क्वेश्चन ने मेरे पास आगे जो है कहीं पे डी या ई का कोई टर्म दिया होता, तो मुझे एक चीज पता चल, मेरे पास ए या बी ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं एक बार उसको ट्राई करके देखूं कि क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ए लिखूं, ठीक है, ठीक है, आप अभी तक आप आंसर तक शायद पहुंच गए होंगे, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे अप्रोच करेंगे। अगर मैं ए बी लिखूं और यहाँ पे मैं फिर से एक ए लिखना चाहूँ, सपोज इसको मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए किसी और कलर से लिखूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का है, और सपोज मैं यहाँ पे ए लिखूं, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्या कोई भी सीक्वेंसिंग बनी मेरे पास, ए बी, फिर 4 बार ए, ठीक है, फिर 4 बार ए, फिर अगर मैं आगे यहाँ पे चाहे ए लिखूं या बी लिखूं, इधर इसकी जगह ए लिखूं या बी लिखूं, फिर बी भी ए है, तो क्या मेरे पास कोई भी ऑर्डर बन रहा है? मैं ये कहता कि 2 ए और 1 बी है, तो उसके बाद फिर 4 ए और 1 बी है, लेकिन बी तो मेरे पास एक से ज्यादा आ गए। तो मेरे पास ये आपको कहना चाहता हूँ कि ए लिखने से मैं कोई भी सीक्वेंस एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ए लिखने से मैं कोई भी सीक्वेंस एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक बार बी यहाँ पे डाल के देखता हूँ। मैंने कहा पहले कि ए और बी ही डाल सकता हूँ। तो अब अगर मैं देखूं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए बी, और यहाँ पे मैं बी लिखूंगा। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक सीक्वेंस तो आ गई, मेरे पास ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट के केस में देखेंगे ए ए, ठीक है, ए यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास बी क्वेश्चन में ही दिया गया है, उसके बाद आगे चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं बी डाल सकता हूँ फिर से। तो मेरे पास क्या हो गया, ए बी, 3 बार ए, 3 बार बी, और इसके बाद फिर से ऐसे ही 4 बार ए, 4 बार बी, एंड सो ऑन। उस हिसाब से यहाँ पे ए आएगा, एंड सो ऑन। उस हिसाब से मेरा सोल्यूशन बन जाएगा बी ए। ठीक है, ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया एक। लेकिन मेरे बी ए तो मेरे सोल्यूशन में है ही नहीं। इस क्वेश्चन का सबसे जो सही आंसर है वो क्या है, इस क्वेश्चन का सबसे जो सही आंसर है वो एक्चुअल में बी ए है। ठीक है, लेकिन बी ए तो मेरे ऑप्शंस में नहीं है, तो मैं एक और सीक्वेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज जो जेन्युइन सीक्वेंस बनती है वो यही बनती है कि मेरे पास ए 2 बार आ गया, ठीक है, फिर बी डालने से बी 2 बार आ गया, फिर यहाँ पे 3 बार ए तो था ही, फिर यहाँ पे बी डालने से क्या हो गया, 3 ए 3 बी हो गए, और उसके बाद ऐसे ही 4 ए 4 बी एंड सो ऑन। लेकिन ये नहीं है मेरे पास, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मुझे इनमें से कोई चेक करना पड़ेगा। ये और ये मेरे पास आ ही नहीं सकते, बिकॉज पहले में मुझे किसी भी तरीके से बी डालना है। ठीक है, अब फिर से देखते हैं ए, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ ए बी, और ये बी मैंने डाला। ठीक है,
अभी मैंने डाला, ये ए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है? ये ए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो नेक्स्ट मैं बी की जगह क्या ट्राई करूँगा? मैं बी की जगह ट्राई करूँगा कि मैं ए डालता हूँ, ठीक है? अब मैंने ए डाला, ओके। तो उसके बाद मेरे यहाँ पे क्या बचा? बी और फिर ए एंड सो ऑन, ठीक है? बी ए मेरे पास दिया था और ये मैंने फिर से डाला, ठीक है? तो अब क्या कोई सीक्वेंस निकल पा रही है यहाँ से? हाँ जी, ये देख लीजिए, 2A 2B 4A 2B और ऐसे करके फिर 6A एंड 2B। तो इसका मतलब है कि मैं BAA इसका सॉल्यूशन लिख सकता हूँ, ठीक है? ये मेरे पास सर्टेन है कि पहले में B ही आएगा। अब एक लास्ट ट्राई करते हैं जो कि वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए। क्या मैं इस ऑप्शन को देख सकता हूँ BAB को कंसीडर कर सकता हूँ? अब अगर मैं BAB को डालूँ तो मेरे पास क्या बनेगा ये सीक्वेंस A B, ये B ही आएगा। A A B और AB। तो क्या मैं कुछ एस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ? 2A 2B 4A 2B उसके बाद 1 A और 1 B नहीं आ सकता बिकॉज़ ये फिर उल्टा हो गया, ठीक है? या तो ये अगर इधर होता तो शायद मैं इसको बोल सकता था कि मेरा BABB आंसर है। इफेक्टिवली इस क्वेश्चन के मेरे 2 आंसर है, या तो BBA आंसर है या BAA आंसर है, ठीक है? हाँ, इस क्वेश्चन का मेरा BABB आंसर हो सकता था अगर ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला मेरा इधर होता तो फिर ए बी होता, सिंगल ए सिंगल बी, डबल बी, फिर एंड सो ऑन। तो इफेक्टिवली मेरा जो है इसका आंसर बी बी ए और बी ए ही है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो इसके हिसाब से सॉल्व हो गया। मेरे पास जो लेटर सीरीज में है यही एक ही क्वेश्चन है, ठीक है? पूरे बुक में ही ये क्वेश्चन है, तो मैं मान के चलता हूँ कि या तो आएगा यही क्वेश्चन या ऐसा ही क्वेश्चन आएगा या इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स में नहीं पूछेगा, ठीक है? 30 से प्लस जो आपकी सीरीज है क्वेश्चंस है वो आपकी नंबर सीरीज पे ही है, ठीक है? अब एक लास्ट पार्ट है इसमें, एक लास्ट पार्ट है, वो है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है? काफ़ी ईज़ी लेवल कोडिंग डिकोडिंग है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं दी है आपकी फाउंडेशन की लेवल पे। तो क्या पार्ट है इसमें कि आप एक नंबर को एक कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो कोड 2 तरीके का हो सकता है, ठीक है? कि आप वर्ड को जो है वर्ड ही में कन्वर्ट करो, वर्ड का कोड वर्ड ही बनाओ। वो कैसे बनाओ कि आप अल्फाबेट्स में ही कुछ कम ज़्यादा करके, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके, रिवर्स करके किसी तरीके से उसका कोड एस्टेब्लिश करो। जैसे एक सिंपल कोडिंग जो है उसमें डेन है, डेन को मैं NED लिखूँगा तो इस कोडिंग का क्या मतलब है मैंने अल्फाबेट्स को रिवर्स किया। नॉर्मली रिवर्स नहीं करते। कभी ऐसे हो सकता है कि पहले में +1 करते हैं, दूसरा एज़ इट इज़ रखते हैं और तीसरे में 1 कम करते हैं। तो जो भी सीक्वेंस होगा वो आपने एस्टेब्लिश करना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता। वो अपने क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना है कि इसने नेक्स्ट कोड कैसे अराइव किया हुआ है। तो उसी के बेसिस पे आप फर्दर कोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? या तो वर्ड टू वर्ड या दूसरा होता है कि वर्ड को अल्फाबेट में वर्ड को क्या कहते हैं नंबर में कन्वर्ट करते हैं। वर्ड को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। या तो सीधा-साधा नंबर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि सपोज़ डी मेरे पास अल्फाबेट सीक्वेंस में क्या आ रहा है, 4th पोज़ीशन पे आ रहा है, 5th पोज़ीशन पे आ रहा है, एन अपनी किसी पोज़ीशन पे आ रहा है। तो वो पोज़ीशन निकाल के मैं क्या करता हूँ, उसकी कोडिंग करता हूँ। या एक और तरीका है कि मैंने इनकी पोज़ीशंस निकाली सपोज़ 4, 5 सपोज़ एन की 20 आ गई, फिर इनका मैंने सम ले लिया, तो वो भी मैं अपना कोड बना सकता हूँ। तो कोडिंग मेरे पास 2 तरीके की कोडिंग है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग या वर्ड टू नंबर कोडिंग। तो आपने क्वेश्चन देख के एस्टेब्लिश करना है कि कौन से तरीके की कोडिंग है, ठीक है? आइए देखते हैं अपने पास इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, अब बस देखते हैं। मिस्टिफाई को मैंने कोडेड किया है एज़ दिस। अब मुझे लिखना है कि मैनेसिस को मैं कैसे कोडिंग करूँगा, ठीक है? ठीक है। तो पहले आप मिस्टिफाई और जो उसने कोड बनाया है उसका NZTUJGZ इसको देख लीजिए कि कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो भी नेक्स्ट वर्ड है वो +1 करके ही बना है। M के बाद N आता है, +1 करके बना है। Y के बाद Z आता है, S के बाद T आता है, ठीक है? I के बाद J आता है, F के बाद G आता है, Y के बाद Z आता है। तो नेक्स्ट वर्ड जो है +1 करके बना है। तो अगर आपने इस वर्ड को कोड करना है तो आपने क्या करना होगा +1 ही करना है, ठीक है?
तो ये इसका हो गया आंसर। ये काफी इजी लेवल का था, समझाने के लिए था कि हम कोडिंग वर्ड टू वर्ड कोडिंग कैसे करते हैं। इसके बाद ये लिख रहा है कि टैप जो है, टैप इसको SZO बनाया है। तो अगर आप देखिए -1 किया है, ये मैंने आपको कहा था कि अगर A से एक कम करें तो हम Z तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आप अगर देखें तो -1 किया है। तो अब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि फ्रंट को कैसे कोड करेंगे, तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, फ्रंट में से भी -1 -1 कर लीजिए, तो यहाँ पे E आएगा, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। बाकी इसने सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो -1 करके आपको कोड बन जाएगा। तो मेन आपको क्या है कि आप रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि मेंशन जो है, मेंशन को ऐसे लिखा है, ये देखिए एक क्वेश्चन है मेंशन, ठीक है। मेंशन को लिखा है LNEIT और NO। अब गौर से देखिए, ये ON है, इसको NO लिखा है, ये IT है, इसको IT लिखा है उल्टा, ये NE है, इसको NE लिखा है उल्टा। और M को कैसे निकाला है, M को यहाँ पे इसने क्या किया है, +1। तो अभी बोल रहा है प्रेजेंट को कैसे लिखेंगे इस कोडिंग में, ठीक है। तो इसको TN करेंगे तो सीधा ही है, इसको ES करेंगे, इसको ER करेंगे, और इसको यहाँ पे क्या करेंगे आप, ठीक है। ठीक है, इसको इसने -1 किया, ठीक है, -1। तो ये आपका ऐसे सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। बाकी जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी मुझे आइडेंटिफाई कैसे करना है इस चीज को, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस है इस पे। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन सिमिलर सिमिलर है, लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट है। वर्डिंग डिफरेंट क्यों है, ये कह रहा है कि कैरम जो है, कैरम को हमने कोड किया है एज दिस, ठीक है। कैरम को कोड किया है एज दिस, ये कैरम है। अब इसको ऐसे अगर लिखे तो बेटर होगा। कैरम की जब कोडिंग बनाई है तो बनाई है BZQQN और L, ठीक है, ठीक है। कैरम की कोडिंग बनाई है ये, यानी -1 की कोडिंग है पूरी। अब क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि आप हॉर्स की कोडिंग बताओ, क्वेश्चन की वर्डिंग यहाँ पे पढ़ो, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। तो मेरे पास अगर यहाँ पे हॉर्स आएगा एज कोड, यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कहा कि हॉर्स का कोड बताओ। अगर क्वेश्चन बोलता हॉर्स का कोड बताओ तो मैं यहाँ पे लिखता हॉर्स और हॉर्स को -1 करके यहाँ पे कोड निकालता, वो एक अलग क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन कह रहा है कि हॉर्स किस चीज का कोड है, तो मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है, ठीक है। यहां से मैं -1 करके हॉर्स पे आ जाऊंगा या हॉर्स को +1 करके यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है। सिंपली मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा, यहाँ पे F लिखूंगा, T लिखूंगा, S लिखूंगा, P लिखूंगा, I लिखूंगा, तो मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन की वर्डिंग यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है कि हम हॉर्स हॉर्स का कोड निकाल सकते हैं। हॉर्स का कोड नहीं निकालना, हमें हॉर्स का कोड नहीं निकालना, हमें क्या करना है, सिंपली वो वर्ड निकालना है जिसका कोड हॉर्स हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो ये आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। अब आ गया इसका दूसरा पार्ट, और ये हमारा लास्ट पार्ट है। ऑड वन आउट मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑड वन आउट मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सीक्वेंस फॉलो नहीं करता वो ऑड वन आउट है, चाहे वो कोई भी सीक्वेंस हो। ये हो गया।
तो अब ये कह रहे हैं कि नंबर कोडिंग, यानी जब हम किसी वर्ड को अल्फाबेट्स को नंबर से कोड करते हैं। पहले हमने वर्ड को वर्ड से कोड किया, अब नंबर से कोड किया। बेसिक लेवल कोडिंग है, तो कोई डिफरेंट है नहीं आपके पास। तो ये कह रहा है कि किसी लैंग्वेज में ए को 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं एंड सो ऑन। अब इसका क्या मतलब है? आपको हमेशा यही चीज फॉलो करनी है कि मोस्टली क्या होगा कि आपकी जो नंबर कोडिंग होगी या तो वर्ड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग दिया होगा। सपोज मैं आपको बोलूं ABC is coded as 987, तो यहाँ पे मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि A 9 है, B 8 है और C मेरे पास 7 है। तो आप मुझे बताओ AC की क्या कोडिंग? तो मैं 97 लिखोगे सीधा। तो यहाँ पे मैं वो रूल फॉलो नहीं कर रहा कि कौन सा किस सीक्वेंस पे है, लेकिन ये तब होगा जब मुझे क्वेश्चन स्पेसिफाई करके बताएगा कि ऐसे है। मोस्टली मेरे पास क्या होगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेरे पास मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो ए है उसकी कोडिंग 1 होगी, बिकॉज ए मेरे पास 1 है, फर्स्ट है मेरे पास ए अल्फाबेट। तो मेरे पास या फर्स्ट लेटर मेरे पास ए है, तो ए 1 होगा मोस्टली, बी 2 होगा और इसी सीक्वेंस में मेरे पास कोडिंग होगी, जेड मेरे पास 26 होगा। कभी कभार उल्टा भी कर लेते हैं, जेड को 1 कर लेते हैं, ए को 26 कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से आप पढ़ के उसको सॉल्व करेंगे। मैंने इसीलिए कहा कि यहाँ पे आपको कोई रूल या लॉजिक नहीं बता सकता। यहाँ पे आपने हर क्वेश्चन को मेरिट पे देखना है और उस पे देखना है कि क्या कोडिंग में यूज कर सकता हूँ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे आप कोई भी ऐसे थंब रूल याद नहीं कर सकते इन क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ना है। तो अब ये कह रहा है कि ए को 1 के बराबर दिया गया है, बी को 2 के बराबर दिया है एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब मुझे क्या बोलना है? अब मुझे ये बोलना है कि ए आई सी सी आई को कैसे लिखेंगे। ठीक है, ए आई सी सी आई। अब ए 1 है तो सी सी 3 हो गया, ये तो है ही है। अब सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये 4 5 6 7 8 और 9 हो गया, तो ये 9 हो गया और ये 9 हो गया। तो 1 9 3 3 9। ठीक है, ये हो गया पहला टाइप की कोडिंग। ठीक है, दूसरे टाइप का देख लीजिए कि पेंट इज कोडेड एज दिस। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका वो नंबर वाला फंडा यूज नहीं होगा। ये कह रहा है पेंट, यही से लिख रहा है, पेंट को मैं लिखता हूँ 7 4 1 2 8। ठीक है, और एक्सेल को लिखता हूँ 9 3 5 9 6। ठीक है, तो मुझे यही पता है कि एंशिएंट को कैसे लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें पेंट और एक्सेल में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या? पेंट और एक्सेल में क्या कॉमन है? पेंट और एक्सेल में मेरे पास कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है, तो मैं कॉमन यूज करके कोई भी कोड नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कुछ कॉमन है नहीं मेरे पास, तो इसका मतलब जो कोडिंग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है वो इसके कोड्स है, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है वो इसके कोड्स है। अगर मेरे पास कॉमन होता तो मैं शायद कॉमन के जरिए कोड्स निकाल पाता, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि अल्फाबेट नेसेसरी अरेंजमेंट में नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे भी नेसेसरी अरेंजमेंट में नहीं हो सकते। पर यहाँ पे मेरे पास पेंट और एक्सेल में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, पेंट और एक्सेल मेरे पास कोई चीज कॉमन नहीं है, तो मैं फिर इसके हिसाब से इनको इसी सीक्वेंस में इसको प्रिज्यूम कर सकता हूँ। यानी मेरे पास अभी क्या बोल रहा है कि आप एंशिएंट की कोडिंग निकालो। ठीक है, तो सिंपल है, ए का कोड हो गया 4। ठीक है, एन का कोड हो गया मेरे पास 2, सी का कोड हो गया मेरे पास 5, आई का कोड मेरे पास हो गया 2, ये आ गया। ठीक है, सी का मेरे पास हो गया यहाँ पे 5, आई का मेरे पास हो गया 2। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे करके मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये भी काफी इजी क्वेश्चन बन गया कि मेरे पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं थे, तो जो जिस वर्ड के नीचे लिखा है वो इसका कोड है। यहाँ पे इसने इसको दिखाया है, समझाया है अच्छे से, यहाँ पे इसने अच्छे से समझाया है इसको। ठीक है, अच्छे से समझाया है, तो इस अकॉर्डिंगली आप इसको देख लीजिए और आपका ये आ गया कोड। हाँ, अगर पेंट और एक्सेल में कोई चीज कॉमन होती तो तब इसको दूसरे दूसरे तरीके से करते, वो मैं आपको बताऊंगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो। अच्छा,
अब ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन के रिलेटेड ही है, तो इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑड मैन आउट आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने देखना है कौन सा इसमें से सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, उसको आपने ऑड वन आउट करना है। ठीक है, फिर भी एक लास्ट क्वेश्चन हम देखना चाहते हैं ऑड वन आउट पे, तो देख लीजिए यहाँ पे। ये क्वेश्चन है 16 मेरे पास 4 स्क्वायर है, 15 5 स्क्वायर है, 36 6 स्क्वायर है, 62 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये 12 स्क्वायर हो गया। मेरे पास ये 196 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, 225 मेरे पास 15 का स्क्वायर हो गया, ये मेरे पास 14 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर नहीं दिया गया। खैर मेरे पास जो 62 है वो किसी का स्क्वायर नहीं, तो मेरे पास ऑड वन आउट, ऐसे करके आप इसको ऑड वन आउट निकाल सकते हैं जो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो मैं क्वेश्चंस करूंगा वो लिखता हूँ, बाकी सारे आप खुद करेंगे। जो क्वेश्चंस मैं करूंगा यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करूंगा, आपके साथ करूंगा 3 5 8 10 12 13 19 24 29 और ये मैंने 2-3 निकाले थे, 32 जिसमें कुछ भी लगा कि कुछ करने वाला है, 33 39 40 और 51। ये क्वेश्चन आपके साथ करूंगा, बाकी क्वेश्चंस आप अपने पास खुद कर लीजिए, काफी इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन काफी अच्छा है इसमें, वो आपके साथ करूंगा जब वो उसकी बारी आएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बाकी आप करेंगे। मैंने कहा कि सबसे पहले आप एडिशन सीक्वेंस हर जगह यूज कीजिए, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एडिशन सीरीज से हो जाएंगे। ये है 11 13 17 19 23 25 29, तो कुछ एस्टेब्लिश कर लीजिए। ये +2 हो गया, +4 हो गया, +2 +4 +2 +4। तो अगर मैं देखूं तो क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए इस सीक्वेंस के हिसाब से, तो 31 मेरा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। टू 5 9 14 x 27। ठीक है, एडिशन रूल करके देखते हैं, +3 +4 +5, यहाँ मुझे नहीं पता। ठीक है, और यहाँ मुझे नहीं पता, तो यहाँ मेरा ऐसा टर्म हो कि +6 हो जाए और +7 हो जाए। ठीक है, अगर मैं 20 यहाँ पे करूँ तो देख लीजिए, +6 हो गया तो 20 हो गया, और हमेशा नेक्स्ट भी हमेशा आपने देखना है कि 27 आ रहा है +7 करके, तो मेरे पास ओके हो गया। इसमें क्या होता है कि मैं +6 करके यहाँ पे 20 लिख लूँ, फिर नेक्स्ट मेरा सीक्वेंस में ना हो तो वो गलत हो जाएगा। जब आपको मिडल में कोई टर्म मिसिंग हो तो आपने वो पूरा सीक्वेंस करके देखना है कि मेरे सारे टर्म्स में ओके हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यहाँ पे 20 डालने से दोनों टर्म आपके ओके हो गए, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा था फिगर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 120 99, यहाँ पे नहीं पता क्या है, 63 48 और 35। ठीक है, मैंने कहा कि सबसे पहले आप कौन सा रूल यूज करेंगे, एडिशन रूल ही, एडिशन इंक्लूड सब्ट्रैक्शन, तो ये -21 हो गया, यहाँ पे नहीं पता। अगर आप इन दोनों का देखिए 63 और 48 का, पहले इसका देख लेते हैं, -13, इसका देख ले -15। तो अगर मैं ये सीक्वेंस को देखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए -19 और उसके बाद आना चाहिए -17। ठीक है, तो सीक्वेंस फॉलो हो रही है। अब अगर मैं इसको -19 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 80, और 80 से -17 को तो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, तो मेरे पास ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, काफी आसान सा पार्ट है। तो नंबर सीरीज वाले आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 तो मैंने निकाला नहीं, निकाला क्यों था, ये काफी इजी क्वेश्चन। 10 आप खुद कर लीजिए, इजी पार्ट है, सिंपली 1008 का डिफरेंस है इसमें, ये आप खुद कर लीजिए। टेन आप खुद कर लीजिए, पता नहीं मैंने क्यों निकाला था ये आप खुद कर लीजिए, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें सिंपली जो इनका डिफरेंस है ये एडिशन रूल पे ही हो रहा है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं करना। हाँ 12 देख लेते हैं। 28, 33, 31, 36, 34, नहीं कि सबसे पहले एडिशन रूल करेंगे उसके बाद बाकी करेंगे, तो ये बन जाता है +5, ये बन जाता है -2, +5, -2, सबसे +5 होना चाहिए, 39 हो गया। ठीक है, ये भी हो गया मेरे पास। 12 के बाद 13 देख लेते हैं। 13 अच्छा क्वेश्चन है, 13 देख लीजिए एक बार। 30 में जो पैटर्न बन रहा है वो स्ट्रिंग वाला बन रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है 120, 80, 40, 45, यहाँ पे x, यहाँ पे 50। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं आप। ऑप्शन से पहले आपको एक पैटर्न निकालने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ऑप्शंस यूज करके भी आप देख लीजिए कि ऑप्शन से सही बैठ रहा नहीं बैठ रहा। अगर मैं इसको देखूं इधर तक और इसको अलग से देखना चाहूं, ये मेरे पास ऑड इवन स्ट्रिंग है, मेरे पास ऑड स्ट्रिंग है, तो क्या पैटर्न है? ये पैटर्न ऐसे कि मेरे पास 3:2:1 में आ रहा है, या एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि मेरे पास डिवाइड बाय 2 आ रहा है, या -40 आ रहा है। तो बेसिकली जो पहला स्ट्रिंग है मैंने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो कोई 40 और 45 में कोई भी कनेक्शन मेरे पास नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब यही है कि मेरे पास इनका अलग कनेक्शन का अलग कनेक्शन है। तो अगर मैं इसको ऐसे निकालना चाहूँ तो मेरे पास कौन सी टर्म आई कि सेम कनेक्शन बैठेगा 3:2:1 बनाने के लिए? ठीक है, अभी तक आप लोगों ने निकाल लिया होगा, अभी तक आप लोगों ने निकाल लिया होगा 3:2:1 बनाने के लिए मेरे पास कौन सा ऐसा टर्म आएगी? आपने निकाल लिया होगा अभी तक, मेरे पास 30 आ जाएगी। ठीक है, कैसे 30? तो अगर मैं इनको 3:1 करूं तो इसको मैं 3:2:1 कर सकता हूँ, या -15, -15। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया, पहली स्ट्रिंग आ गई 120, 80 और 40, और दूसरी आ गई 45, 30 और 15। ये मेरे पास यही रूल जिससे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे डाल के देखूं तो मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल किसी सीक्वेंस में नहीं बैठेगा। ठीक है, अब आप ये भी सोच लीजिए सीक्वेंस कैसी है, लेकिन जो है सो है, सीक्वेंस तो या कोई पैटर्न तो बन रहा है, बाकी आप कुछ भी डालें, इनमें से आप कुछ डाल के देखें तो कोई पैटर्न आपका फिर उसमें नहीं बनेगा। 30 पे ही आपका क्या पैटर्न बनेगा? 120, 80, 40, ये पहला स्ट्रिंग होगा 3:1 रेशियो में, ये हो गया 45, 30 और 15। ठीक है, ठीक है, अपने पास इसको कर लेते हैं 13 4 टाइम। और मैंने क्या क्वेश्चन देखा था कि 19, 24, 29, 19, 19, 24 और 29। ठीक है, हाँ ये तो अच्छे क्वेश्चन है, देख लीजिए। 19 देख लीजिए, मेरे पास है 1, 1, 4, 8, 9, फिर क्रॉस 16, 64। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने क्या था, सबसे पहले आप एडिशन रूल लगा के देख लीजिए क्या कुछ बन रहा है। 0, 3, 4, 1, फिर पीछे कुछ ज्यादा बनेगा, तो कोई ऐसे रूल नहीं बैठ रहा है। डिवीजन रूल पे भी 1/1 1 के बराबर ही है, तो 1 से डिवाइड करके कुछ नहीं निकलेगा। अब अगर मल्टीप्लिकेशन रूल भी नहीं निकलेगा। अब एक बार आप इसको, ठीक है, एक बार आप इसको एनालाइज कीजिए कि
क्या कोई और सीक्वेंस निकल सकती है, कोई और आपको लग रहा है इसमें कोई और चीज है, बिकॉज एडिशन रूल नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन रूल भी नहीं हुआ। गौर से देखिए मैं क्या था, स्क्वायरिंग करने की कोशिश करते हैं। 9 मेरे पास क्या कोई स्क्वायर बन रहा है, 3 स्क्वायर। ये मेरे पास कोई स्क्वायर बन रहा है, 4 स्क्वायर। मेरे पास कोई स्क्वायर बन रहा है, 2 स्क्वायर। मेरे पास कोई स्क्वायर बन रहा है, 1 स्क्वायर। ठीक है, आगे देखने की कोशिश कर लीजिए। 8 मेरे पास क्या कुछ बन रहा है, हाँ 2 क्यूब। 4 मेरे पास 3 क्यूब। 1 मेरे पास 1 क्यूब। अब अगर कुछ देखें तो आपको पता चल गया मेरे पास सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। मेरे पास मिसिंग क्या है, यहाँ पे 3 क्यूब मिसिंग है, तो ये 27 हो गया। तो इसकी सीक्वेंसिंग जो है 1 स्क्वायर, 1 क्यूब, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 4 स्क्वायर, 4 क्यूब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप कहीं एग्जाम में कंफ्यूज हो गए कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव क्या, आपके पास ऑप्शंस है। अब इनमें से ऑप्शंस डाल के देखिए कि सबसे बेस्ट ये किस पे सूट करेगा। मैं ऑप्शंस भी डाल के देखूं, 90 इस बार मैं ऑप्शंस भी डालूं तो 27 पे ही मेरे पास ये ठीक है बन जाएगा। 28, 32, 40 को मैं कभी किसी भी तरीके से इस सीक्वेंस में कनेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था 24 और 29। देखते हैं इन क्वेश्चंस में क्या है, मैंने क्यों आइडेंटिफाई किए थे। 24 24 देख लीजिए, 2 3 3 5 10 13 39, यहाँ कुछ नहीं पता, 172 177। ठीक है, अब आप कुछ एस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए एक बार, इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार। क्या कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? एडिशन सीक्वेंस नहीं है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं है, स्क्वायर्स में भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप एक मिक्स यूज करेंगे। क्या मेरे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के किसी सीक्वेंस में दिख रहा है आपको? एक बार करके बताता हूँ, आपको शायद आइडिया लग जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये इंटू 2 है मेरे पास, ये देखूं तो इंटू 3 है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। अब इधर देखूं, टू प्लस इधर देखूं तो क्या है मेरे पास, +1। ठीक है, यहाँ देखूं तो ये इंटू 1। इसके बाद क्या हो गया, +2। तो सीक्वेंस एस्टेब्लिश हो गई। ये +1 है, इंटू 1 है, उसके बाद क्या हो गया, +2, फिर इंटू 2, फिर +3, 13 आ गया, फिर इंटू 3। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, फिर होना चाहिए +4 इंटू 4, और उसके बाद होना चाहिए +5 जो कि है ही है, फिर इंटू 5 एंड सो ऑन। तो अगर मुझे +4 इंटू 4 पे ये सीक्वेंस निकला, तो अगर मुझे नेक्स्ट टर्म एस्टेब्लिश हुई तो वो ठीक है। तो अगर मैं 39 को +4 करूं तो क्या बन जाता है मेरा, 43। अगर मैं 43 को इंटू 4 करना चाहूँ तो क्या बन जाता है, 172। तो मेरे पास इसका आंसर 43 हो गया। इसका मेरा आंसर है, तो ये मेरा 24 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 29th देखते, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 29 देखते हैं, 2 7 27 107 427। ठीक है, ठीक है। अब इसका आपने नेक्स्ट एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, अब बताइए। आप लिख सकते हैं कि ये 5 है। ठीक है, ये 20 है, ये 80 है, ये 320 है। ठीक है, तो आप सीक्वेंस एस्टेब्लिश हो गई आपकी।
कि नेक्स्ट जो मल्टीप्लायर है वो इंटू 4 होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको जो नेक्स्ट मल्टीप्लायर है वो इंटू 4 करके निकाल लीजिए, ठीक है, और वो इसमें अपना ऐड कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे आएगा, ये आएगा 0 8 12 1280 आ जाएगा, राइट। ठीक है, ये आपका इसमें आ गया, ठीक है, डन। तो ये 30 क्वेश्चंस आपके नंबर सीरीज पे है, ये आप आई होप कि आप अपने पास कर लेंगे। एक दो क्वेश्चंस मैंने इसमें से निकाले हैं, मैं जब तक करूंगा और इसको वाइंड अप करते हैं। 32 33 39 40 51। बाकी आप कर लेंगे, काफी इजी पार्ट्स है, इसको जस्ट कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को। 32 क्या है? इफ रमन इज रिटन एज, रमन मेरे पास आ गया 1 2 3 2 5, और दिनेश मेरे पास आ गया 6 7 5 489। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन है मेरे पास, एन यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो मेरे पास समझ आ गया। इसमें मुझे क्या समझ आ गया? मुझे ये समझ आ गया कि जो वर्ड जिसके नीचे लिखा है वो उसका कोड है। यहाँ से मुझे इतना समझ आया कि जो वर्ड जिसके नीचे लिखा है वो उसका कोड है, बिकॉज देखिए एन यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इसका मतलब अपना कोड अपने वर्ड के नीचे लिखा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ए के नीचे 2 है, के नीचे 2, इसका मतलब कोड अपने वर्ड के नीचे लिखा है। तो अब मुझे लिखना है कि HAMAM जो है इसका क्या होगा। तो ये तो काफी इजी पार्ट है, तो आप कर ही सकते हैं। एच यहाँ से ले लीजिए, ठीक है, एच अपने यहाँ से ले लीजिए, ए यहाँ से ले लीजिए, और एम ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरे पास पार्ट हो गया कवर। नेक्स्ट मैंने लिखा था 33। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो है 33, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ये मेरे साथ एक बार गौर से देखेंगे, बाकी आगे इजी पार्ट है वो आप खुद भी कर सकते हैं। रेड इज कोडेड एज 6720, ठीक है, रेड की जो कोडिंग है वो है 6720, ठीक है। अब मुझे ग्रीन की कोडिंग निकालनी है अपने पास, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं करता हूँ आपके साथ। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 33 शायद, हाँ। ग्रीन भी है मेरे पास, ठीक है। कह रहा है रेड की कोडिंग जो है, रेड की कोडिंग जो है वो है 6720, ठीक है, 6720, ठीक है। अगर मैंने पहले ही कहा था कि कोडिंग कितने तरीकों से हो सकती है, कि वर्ड के बदले वर्ड, वर्ड के बदले नंबर हो। तो मैंने कहा था कि नंबरिंग में नॉर्मली ये होता है कि जिस जहां पे जो उसकी पोजीशन है अल्फाबेट्स में, जो उसकी पोजीशन है हमारी अल्फाबेट सीरीज में, वही उसका कोड होता है। तो अगर उस हिसाब से देखूं तो रेड का क्या कोड बनेगा, अगर मैं नॉर्मली देख लेता। आर मेरे पास कहां पे है? 18th पोजीशन पे है, तो 18। ई मेरे पास कहां पे है? 5th पोजीशन पे है। डी मेरे पास कहां पे है? 4th पोजीशन पे है, ठीक है। तो मेरा कोड बन जाना चाहिए था आइडियली 1854, ठीक है। बट मेरा कोड क्या है? 20
7, 26, 7 और 20। क्या कुछ आपको रिलेशनशिप दिख रहा है इसमें? रिलेशनशिप ये है कि अगर मैं इसको +2 करूं, इसको भी +2 करूं, इसको भी +2 करूं, तो क्या बन गया? 27 और 27 और 6। और अब इसको अगर उल्टा लिखना चाहूं, 6720। ठीक है, ये इसने रेशनल यूज किया, यहां से इसने ये निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब ये मुझसे क्या चाह रहा है कि मैं ग्रीन का निकालूं, तो मैं सेम रेशनल यूज करूंगा। या मुझसे ग्रीन का चाहता है, तो मेरे साथ अब ग्रीन का कर लीजिए मेरे साथ, सेम पैटर्न यूज करके। जी मेरे पास 7 हो गया, आर मेरे पास फिर से 18 हो गया, ई और ई मेरे पास 5 और 5 हो गया, और एन मेरे पास 14 हो गया। ठीक है, तो 7 बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 7, जाएगा 7 जाएगा 16, तो इसके मेरे पास बन जाएगा 16 7 7 2 0 9। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 33 था, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या आपके पास कहा था? 39 40 और 51। 39 भी वैसे आप कर ही लेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि दिखाने की जरूरत है, कर ही लेंगे, कर ही लेंगे, 39 भी कर लेंगे, कुछ ऐसा इसमें डिफरेंट है नहीं। 34 देख लेते हैं एक बार, ये भी कर लेंगे, ये भी कर ही लेंगे। 34 देख लीजिए, इफ a इज इक्वल टू 1, जो मैं पहले ही कहा था, एंड फैट इज इक्वल टू 27, तो वही चीज देख लीजिए, a तो मेरे पास 1 ही है, यहाँ मैंने बनाया हुआ था, तो इसलिए मैं इसको इसी को यूज करूंगा। हाँ, ये 34 में देख रहा हूँ, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 और फैट इज इक्वल टू 27। 27 कहाँ से अब आया? a 1 हो गया, f 6 हो गया, और t मेरे पास 20 हो गया, 27 हो गया। सिमिलरली अब जो वर्ड बोल रहा है उसका भी आपने ऐसे ही निकालना है, या आपको शायद फेथ का बोल रहा है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली निकालेंगे। ठीक है, फोर्टी भी आप कर ही सकते हैं, 40 MEKLF LLJK, हाँ कर ही सकते हैं 40 भी, कोई डिफिकल्ट है नहीं है। कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, सारा कर सकते। 51 क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और आपको तो पता ही है, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप मुझे बताएंगे, वो चीज आपको ऑलरेडी जानते हैं। 51 दिखा देता हूँ। 51 मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है, और इस पैटर्न का शायद क्वेश्चन आपसे पूछ ले। हाँ, कह रहा है इन सर्टन कोड 256 मीन्स यू आर गुड। एक कोड है, उसमें लिखा है यू आर गुड। ठीक है, यू आर गुड है 256। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये ABCD नहीं है, यू आर गुड है, तो इसका मतलब यू 2 है, आर 5 है, गुड 6 है, ऐसा नहीं है। इस यू आर गुड को इकट्ठे 256 बोलते हैं। ठीक है, इसका ख्याल रखिए, मुझे नहीं पता इसमें से किसका क्या मतलब है। एंड वी आर बैड जो है, इसको क्या बोलते हैं?
350, इसको बोलते हैं 637, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 256 और 67 के बीच में कॉमन क्या है? 6। उसका मतलब दोनों में आर आ रहा है तो मेरे पास 6 यहाँ पे होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब मुझे पता है यू मेरे पास 2 या 5 होगा, और ये 2 या 5 होगा ऑब्वियसली। मेरे पास कोड के बनता है 256, और वी आर बैड मेरे पास 6 यहाँ ले लिया मैंने, तो ये तो 3 और 7 होगा। तो ये 3 और या 7 होगा, जो भी होगा वो मुझे भी नहीं पता, मैं आगे देखता हूँ। 358 मीन्स गुड एंड बैड। गुड एंड बैड 358 है, ठीक है। अब गुड यहाँ पे है तो मुझे पता है गुड 2 या 5 होगा, गुड इधर 2 इधर 5 है, तो मेरे पास ऑप्शन 3, 5 और 8 ही है। तो मैं क्या बोलूंगा? गुड जो मेरे पास है दैट स्टैंड्स फॉर 5। अब बैड मेरे पास 3 या 8 में से कोई है, मुझे पता है बैड मेरे पास 3 या 7 है, ठीक है। तो बैड को मैं 3 लिखूंगा, तो एंड मेरे पास 8 बच गया। तो ये मेरे पास रिकॉर्डिंग हो गई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एंड इन दैट कोड? तो एंड मेरे पास 8 हो गया, ठीक है। इसमें और दूसरे क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो पूरा स्ट्रिंग है यू आर गुड, इसकी कोडिंग है 256। इसका मतलब ये नहीं कि यू का 2 है, ए का 5 है, गुड का 6 है। अल्फाबेट के केस में आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ आपका ये चैप्टर हो गया कंक्लूड। अब हमारा एलआर में बस एक ही पार्ट बचता है जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और हम वापस मैथमेटिक्स की तरफ आएंगे। इफेक्टिवली अभी तक अगर आप देखें तो आपका 40 मार्क्स का कंटेंट कवर हो गया है, और अभी हमारा आज मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गया 1 मंथ। हाँ, मैंने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था 16 को, मैंने 16 जैन को पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया था सीए फाउंडेशन सीरीज का। तो अभी तक हम अपने पास 40 मार्क्स हमने कवर कर लिए हैं। आपको एलआर अच्छे से करेंगे तो 20 मार्क्स में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए करें। क्वेश्चंस हो रहे हैं बहुत अच्छा, नहीं हो रहे तो हमें बताइए, हमें बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, हम उसको फिर से समझा के करवाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक पार्ट बचा है एलआर में, या तो पहले मैं उसको करता हूँ या मैथमेटिक्स में लेता हूँ, जो भी अभी कन्वीनियंट होगा उस हिसाब से करेंगे। तो या तो वो एलआर ही पहले कवर करेंगे, तो उसके बाद हम मैथमेटिक्स की तरफ वापस आएंगे, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चंस कर लीजिए अपने पास, और आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।